हेलो गाइस। हमारी जून की मंथली मैगजीन चल रही थी, तो इसमें हमने क्या कर लिया था, एनवायरनमेंट के पार्ट चल रहा था और इसके लास्ट के तो कुछ 3 टॉपिक्स रह गए हैं, तो मैं अभी उसको पूरा कर देती हूँ। कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अभी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने क्या करी है, रिवाइज गाइडलाइंस रिलीज़ करी हैं किसकी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो कोविड की वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या हॉस्पिटल से बायोमेडिकल वेस्ट तो जनरेट होता ही है, लेकिन अब कोविड की वजह से और भी ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो कोविड की वजह से वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके लिए अलग से गाइडलाइंस क्या करिए रिलीज़ करिए किसने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। चला पढ़ते हैं क्या गाइडलाइंस है। जो गाइडलाइंस इशू किए हुए हैं वो अंडर द टाइटल पढ़ लेते हैं क्या है। गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डायग्नोसिस क्वारंटाइन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। ये जो इन्होंने इशू करी है गाइडलाइंस वो किसके अंडर करी है और किसके एडिशन में करी है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इस गाइडलाइंस की जो ये गाइडलाइंस है किन किन पे एप्लीकेबल है, वो सारे शेयर होल्डर जो आइसोलेशन वार्ड में लगे हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, या जो सैंपल कलेक्शन सेंटर्स हैं, या लेबोरेटरीज, अर्बन लोकल बॉडी, या कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड द डिस्पोजल फैसिलिटी। ठीक है, इन सब में जो भी लगे हैं, जहाँ से भी वेस्ट आ रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, ये गाइडलाइंस उन सब पे क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं की फीचर्स ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जो कि हमें 2018 में अमेंड किए थे। क्या फीचर थे, हमें क्या करना है, प्री ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। जो भी लेबोरेटरीज में वेस्ट जनरेट होता है, जैसे क्या है माइक्रोबियल वेस्ट हो, ब्लड सैंपल्स या ब्लड बैग, जो भी हमें क्या करना है, पहले उसे प्री ट्रीट करना है, डिसइंफेक्ट करना है या स्टेरिलाइज करना है वहीं पे लेबोरेटरीज में। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिस्पोज करना है, क्योंकि ये WHO ने जैसे प्रिस्क्राइब किया हुआ है। हमें ये करना है, जो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स हैं या ग्लव्स हैं या ब्लड बैग्स हैं, उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उनका यूज़ हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। बेटर सेग्रीगेशन, जो बायोमेडिकल वेस्ट है हमने उनको 4 कैटेगरी में क्लासीफाई करना है। ठीक है, एक अनट्रीटेड जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, एक एनिमल जो एनाटॉमिकल वेस्ट है, एक सॉइल्ड वेस्ट है, एक बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट है। इस तरह हमने 4 कैटेगरीज में क्या करना है, वेस्ट को क्या करना है, कैटेगराइज करना है, सेग्रीगेट करना है। ठीक है, हमें फिर वेस्ट को स्टोरेज करना है। प्रोविजन दे रखे हैं किस तरह से आप सेफ, वेंटिलेटेड और सिक्योर लोकेशन पे क्या कर सकते हो, सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट का स्टोरेज कर सकते हो। ट्रेनिंग एंड इम्यूनाइजेशन क्या करना है, हमें ये करना है, जो ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो इनमें लगे हुए हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है और इन हेल्थ वर्कर्स को क्या करना है, इम्यूनाइजेशन करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, इंश्योर करना है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्टेड हो रहा है फ्रॉम द ऑक्यूपायर उसको ट्रांसपोर्टेड, हैंडल्ड, स्टोर्ड, ट्रीटेड एंड डिस्पोजेड विदाउट एनी एडवर्स। मतलब कि जो भी आपका जो बायोमेडिकल वेस्ट स्टोर हुआ है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे भी डिस्पोज हुआ है उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो, ना कि ह्यूमन की हेल्थ पे और ना ही एनवायरनमेंट में। अब डिस्पोजल का क्या प्रोसीजर है, देखो जो बायोमेडिकल वेस्ट है जिसको हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है, उसे हम अलग अलग 4 बैग्स में क्या करेंगे, पैक करेंगे, येलो में, रेड में, वाइट में, ब्लू में, अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। और इनको हम सिर्फ 48 आवर्स तक के स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, या तो वहीं पे अपना डिस्पोज करो, या फिर जो वर्कर है जो इनमें लगा हुआ है उनको क्या करना है, कलेक्ट करके क्या देना है कि वो क्या करेगा, डिस्पोज करेगा। आपको मेंटेनेंस और मॉनिटर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड को आप मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करें एंड अपडेट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रजिस्टर एंड रिकॉर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन, हाइड्रो, ऑटोक्लेविंग एक्सेट्रा। GPS और बार कोडिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश करना है एट कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं जो गाइडलाइंस जो कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को देखे कि के लिए दी गई है। कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, देखो हमें क्या करना है, हमें सेपरेट ट्रॉलीज लगानी है जिसमें हम क्या कर सकें, जो कोविड-19 का जो वेस्ट आ रहा है आइसोलेशन वार्ड से, ठीक है, उन पे अलग से ट्रॉलीज पे क्या करना है, हमें एक चिट लगानी है जिसमें हमें लिख रहा है अलग से कोविड-19 वेस्ट। हमें क्या करना है, डिस्प्यूट डेडिकेटेड सैनिटेशन वर्कर, इनके लिए जो सैनिटेशन वर्कर्स होंगे उन्हें हमें अलग ही लगाना है। ठीक है, सेपरेटली लगाना है, मतलब कि जो नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स में अलग से पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग हैं, जो कोविड-19 को नॉर्मली देख लें उनके लिए सैनिटेशन वर्कर अलग निकालना है। ठीक है, वही क्या करेंगे, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उनको वो इकट्ठा करेंगे। ठीक है, जो भी उस रेट, ठीक है, और वही क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे टाइमली मैनर में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो कोविड-19 गार्बेज है उसे कलेक्ट एंड टेकन होएगा, सेपरेट व्हीकल में उसको लिया जाएगा फॉर प्रॉपर डिस्पोजल एज बायोमेडिकल वेस्ट आइदर टू अ CBWTF और अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। जहाँ से भी उनको आपको एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पे प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट करो या जहाँ मर्जी करो। ठीक है, वहाँ पे इसको क्या करेगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा और बर्न किया जाएगा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। क्वान्टिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, देखो जो भी कोविड-19 का वेस्ट जब ट्रांसपोर्ट होगा तो उसकी ट्रैकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यही बताया। कुछ नोडल अथॉरिटीज़ का क्या रोल है, डेजिग्नेटेड ट्रेन नोडल ऑफिसर्स
फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल मस्ट बी मेड रिस्पॉन्सिबल। देखो जो डेजिग्नेटेड ट्रेन नोडल ऑफिसर्स होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो भी वेस्ट हो रहा है ना उसको मैनेज कौन करेगा, यही करेंगे, ठीक है। अब चैलेंज क्या है कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर, चैलेंज क्या है? देखो सबसे पहली बात तो हेल्थ रिस्क है, क्योंकि अभी हमने देखने को मिला है कि ऑलरेडी जो 40 सैनिटेशन वर्कर्स हैं वो कोविड-19 पॉजिटिव देखने को मिला है, जिसमें से 15 ऑलरेडी अपनी जान भी गंवा बैठे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं, दिस वेस्ट हैज क्रिएटेड न्यू बायोमेडिकल वेस्ट क्राइसिस एंड पोजिंग अ हेल्थ रिस्क। तो जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी भी हेल्थ रिस्क पे कहीं ना कहीं क्या है, थ्रेट है, ठीक है। लैक ऑफ सेग्रीगेशन, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट को पिकअप करके जा रही हैं हाउसेज से, उन्हें खुद नहीं पता है क्योंकि वो हाउस होल्डर वे जो वेस्ट है उसके साथ ही मिक्स है, जिस वजह से जो इसकी एफिशिएंसी है वेस्ट की, वो एफिशिएंसी क्या है वो डिक्रीज हो जाती है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के पास जाने के बाद। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जनरेट, देखो कोविड-19 जब आउटब्रेक नहीं था उससे पहले जो क्या आता था, तो बायोमेडिकल वेस्ट पर बेड से डेली कितना आता था, 500 ग्राम। लेकिन कोविड-19 के आने के बाद ना एक बेड से जो पर डे जो वेस्ट आ रहा है वो कितना 2.5 किलो से 4 किलो आ रहा है, ठीक है। जिस वजह से एक डे में ना 1800 से 2200 किलो बायोमेडिकल वेस्ट पर डे निकल रहा है, ठीक है। ओवरबर्डन डिस्पोजल कैपेसिटी, पीपीई क्या डेली यूज़ की जा रही है, होटल से लेकर हॉस्पिटल्स में यूज़ कर, रेलवे स्टेशन में की जा रही है, एयरपोर्ट्स में, मतलब कि हर एक बंदा क्या है जो पब्लिक ड्यूटीज़ में लगा हुआ है वो हर एक बंदा बीपीई किट यूज़ कर रहा है। उनका डिस्पोजल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि भाई इतनी तो जगह है भी नहीं डिस्पोज करने की जितना क्या आ रहा है वेस्ट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन सिस्टम, ठीक है। इंसिनरेटर्स क्या है, मतलब कि जो क्या करेगा, जो सैनिटाइज करेगा उनका उन पे इन्वेस्ट करना बहुत मतलब कि प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है एपिसोडिक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, तो इस मशीन पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो इतनी यूज़फुल नहीं है क्योंकि थोड़े दिन बाद जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होना लग जाएगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड यही है कि आपको स्ट्रिंजेंट एक्शन मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे और पेनल्टी को इम्पोज करना होगा अगर किसी ने गाइडलाइंस को क्या क्या वायलेट किया। आपको प्राइवेट एजेंसीज को डिप्लॉय करना चाहिए फॉर जॉब्स एंड मॉनिटर बाय रिस्पेक्टिव पोल्यूशन कंट्रोल, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनको मॉनिटर करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन कमीशन कैंपेन्स को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए अमंग पब्लिक कि आप किस तरह वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते हो, किस तरह आप सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो। एंड स्टेप्स टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फ्रंटलाइन फंक्शन शैल बी टेकन ऑन प्रायोरिटी। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, CBAT-2030 प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो रिसर्चर्स लगे हैं CBAT 2030 प्रोजेक्ट के अंडर, उन्होंने क्या कर ली, जो वर्ल्ड का जो ओशन फ्लोर है उसकी नियरली 1/5 मैपिंग क्या कर ली, कंप्लीट कर ली, ठीक है। जो देखो CBAT 2030 प्रोजेक्ट है क्या, ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, किस का, निप्पॉन फाउंडेशन है जो जापान का, और साथ में जो जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ ओशन है उन दोनों के बीच में क्या है, ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। अब जरा ये देख लें जेपको क्या है, दैट इज द जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ ओशन। ये इंटरनेशनल ग्रुप है किसका, जियो साइंटिस्ट का या हाइड्रोग्राफर्स का, जो किस पे काम कर रहे हैं कि मैथमेटिक डाटा को क्या डेवलप करेंगे। देखो जेपको ऑपरेट कर रहे हैं अंडर द ज्वाइंटली कौन कौन इसे ऑपरेट कर रहे हैं, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन जो यूनेस्को का है, और साथ में इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, वो इन दोनों को ज्वाइंटली क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। जो जेपको है वो एक ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, एंटायर ओशन फ्लोर को क्या करेगी, मैप करेगी, ठीक है। जो CBAT 2030 का प्रोजेक्ट है इसका एम यही है कि जो भी हमारा मैथमेटिक डाटा है, मैथमेट्रिक का मतलब क्या है, ओशन फ्लोर की कहाँ पे कितनी डेप्थ है, कैसी शेप है, उसको मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारा डाटा कलेक्ट करेगी कौन, CBAT 2030 प्रोजेक्ट। 2030 तक क्या करेगी, ये सारा जो ओशन फ्लोर का डेफिनेट मैप का मतलब बना देगी और सबके पास ये अवेलेबल होगा, ठीक है। ये जो लॉन्च हुआ था जेपको प्रोजेक्ट, ये यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस में लॉन्च हुआ था 2017 में। ये क्या है, हमारा जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, जिसका ये है कि कंजर्व करना है और सस्टेनेबली यूज़ करना है हमें ओशंस को, सी और मैराइन रिसोर्सेज को, उसे भी कहीं ना कहीं क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। जो CBAT 2030 प्रोजेक्ट है इसके अंदर 4 रीजनल सेंटर है और एक ग्लोबल सेंटर है जो कि UK में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो आई होप गुड आपको समझ में आया CBAT 2030 प्रोजेक्ट क्या है। सिंपली क्या है, जो वर्ल्ड का ओशन फ्लोर है इसकी मैपिंग करेगी, उसका मैथमेटिक डाटा कलेक्ट करेगी। मैथमेटिक डाटा क्या है कि ओशन फ्लोर में कहाँ पे कितने डेप्थ है, क्या उसकी शेप है, ये सब कलेक्ट करेगी। और अभी तक उसने 1/5 अपनी मैपिंग क्या कर ली है, डन कर ली है। जब को किस को कौन ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन और इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों से ज्वाइंटली ऑपरेट कर रहे हैं। अब बेनिफिट्स होएगा सी फ्लोर मैपिंग। अब हमने जब मैपिंग का क्या बेनिफिट किया, देखो CBAT की शेप हमें पता करेगी, उससे हम क्या करेंगे, जो ओशन करंट्स हैं उनके पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे, जो मेनली जो क्लाइमेट और वेदर पैटर्न को इफेक्ट करते हैं, टाइड्स को इफेक्ट करते हैं, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करें, और रिसोर्स बताइए कहाँ पे कितना ऑयल है, कहाँ पे कितना गैस है, कहाँ पे कितने मिनरल रिजर्व्स हैं, इनके बारे में हमें पता चलेगा। हम क्या करेंगे, जो मैराइन इकोसिस्टम और मैराइन लाइफ है उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अभी भी
3 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो फिश पे क्या है डिपेंडेंट है एज देयर सोर्स ऑफ प्रोटीन। हम क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उसके फ्लोर फीचर्स को समझने के बाद हमें ये पता चलेगा कि अंडर वाटर जो वोल्केनोज है किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह से ओशन वाटर, ओशन करंट, सी लेवल राइज किस तरह से इफेक्ट करते हैं। हम ज़्यादा अच्छे से डिजास्टर मैनेज कर पाएंगे। हम क्या सुनामी वेव प्रोपेगेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। अर्थक्वेक्स, अंडर वाटर जो जियो हजार्ड्स होते हैं उन सबको अच्छे से समझ पाएंगे। सब मराइन केबल्स को हम रूटीन कर सकते हैं बिटवीन लैंड बेस्ड स्टेशन। हम ये करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स को क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं अंडर द स्ट्रेच ऑफ ओशन। एम्पावर द वर्ल्ड टू मेक पॉलिसी डिसीजन कि किस तरह हम ओशन सस्टेनेबिलिटी को पे लेके हम क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। और हम ये एंड अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन डिटेल मैथमेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट न्यूज़ पे एनवायरनमेंट की। इंडियाज़ फर्स्ट लाइकन पार्क। अभी उत्तराखंड की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कंट्रीज़ का पहला लाइकन पार्क डेवलप किया है। कहाँ पे, उत्तराखंड के मुंशियारी में। अब न्यूज़ में देख लेते हैं, इस पार्क जो हमने डेवलप किया इसका एम यही है कि हम किस तरह कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें और लाइकन्स को कल्टीवेट कर सकें, और हमें अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकें अमंग द लोकल्स की इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है, लाइकन्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी हमें लोगों में बतानी है। मोर देन जो 20,000 स्पीसीज है लाइकन्स की वो हमारे वर्ल्ड में है, जिसमें इंडिया में 2,714 स्पीसीज हैं और अकेले उत्तराखंड में 600 से ज़्यादा स्पीसीज हैं लाइकन्स की। लाइकन्स क्या होता है, ये मेनली एल्गा और फंगाई का कॉम्बिनेशन होता है। Lichen is a composite organism that emerges from alga or cyanobacteria, living among the filaments of a fungi living in a, मतलब दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। एल्गा क्या होता है, उसको खाना बना के देती है, और फंगाई करती है इसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लाइकन क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, एल्गा एंड द फंगाई, या उसको हम एल्गा को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। आगे जहाँ एल्गली क्या होता है, कहीं भी ग्रो कर देते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, यहाँ पे जहाँ पे मॉइस्ट एनवायरनमेंट है वहाँ पे ग्रो कर देते हैं। और लाइकन्स के पास कैन पोटेंशियली भी फाउंड ऑन ऑलमोस्ट एनी सर्फेस। लाइकन को भी आप किसी सर्फेस पे देख सकते हो, स्पेशली जहाँ पे रॉक्स पे, या फिर एपीफाइट्स। एपीफाइट्स मतलब कि वो अदर प्लांट्स पे क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। लोकल लैंग्वेज में से झूला भी बोल सकते हैं, पत्थर के फूल भी बोल सकते हैं। लाइकन्स क्या होते हैं, स्लोली ग्रो होते हैं, और सेंचुरीज की मतलब कि इनकी जो लाइफ लाइन होती है, मतलब कि 100 साल, मतलब कि बहुत 100 साल, मतलब 200-300 साल, इतने सारे ये रह सकते हैं। कुछ मेजर यूज़ क्या लाइकन्स के, देखो लाइकन्स के पास एबिलिटी है टू सेपरेट मिनरल्स बाय इरोडिंग रॉक। ये की इंग्रेडिएंट है काफ़ी क्यूसाइंस में। हम इसे परफ्यूम बनाने में बहुत यूज़ करते हैं, खासकर कन्नौज में। इसको सनस्क्रीन, क्रीम, डाइज या कुछ मेडिसिन में भी इसका यूज़ करते हैं। लाइकन्स आर वेरी टॉलरेंट टू पोल्यूटेंट, मतलब कि ये पोल्यूटेंट को बहुत इजीली क्या कर लेते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड को टॉलरेंट करते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि जैसे ही नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड होते हैं तो ये क्या करते थे, मर जाते हैं। तो ये स्पीसीज लाइकन्स को हम बायो इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब और स्टोर करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को, सच एज सीजियम, स्ट्रोंडियम कंपाउंड विदाउट अपरेंट हार्म। तो यहाँ पे हमारी एनवायरनमेंट की जो एनवायरनमेंट का सेक्शन कवर हो गया। कल से हम अपने सोशल इश्यूज़ के सेक्शन पे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।